विद्यार्थियों, इससे पहले भी आपने मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे और आज भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है जो कि अपलोड किया जाएगा। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के 15th लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज 16th लेक्चर मेरे द्वारा कंप्लीट किया जाना है। आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो है हु इज द कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन। कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम, सक्षम पक्षकार किसे कहते हैं और उसके द्वारा संविदा कब की जाएगी। क्या सक्षम पक्षकार न होने पर भी कोई संविदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। संविदा करने के लिए किसी पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उसका पार्ट परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम समझते हैं who is the competent to make a contract. According to Indian Contract Act 1870, competent को डिफाइन किया गया है और उसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 अगर आप देखेंगे, 11 और 12 अगर दोनों देखेंगे तो दोनों में थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स मिलेंगे। साफ स्पष्ट लिखा है कि सक्षम पक्षकार से तात्पर्य किसी ऐसे पक्षकार से है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स होते हों, अदरवाइज उसे हम सक्षम पक्षकार नहीं कहेंगे। सक्षम यानी कि कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट यानी कि एक ऐसा पक्षकार जो संविदा करने की हैसियत में है, अदरवाइज उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता है और अगर कर भी लेता है तो उसका पार्ट परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। देखिए, हु इज द कॉम्पिटेंट, किसे कहते हैं कॉम्पिटेंट। नंबर फर्स्ट 18 और अबोव 18 यानी मेजर होना चाहिए, व्यस्क होना चाहिए, साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, नॉट टू बी डिस्क्वालीफाई फॉर कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर उस पर लागू होने वाले किसी कानून या विधि द्वारा उस पर रोक लगाई गई हो कि वो संविदा नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और इसमें एक अहम केस है मोहरा बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। इस संबंध में लीडिंग केस है ये। विद्यार्थियों, इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, इसको भी आप अवश्य पढ़ लें। 1 by 1 करके हम समझते हैं, जैसा कि इसमें फर्स्ट बताया है। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने एक अच्छी बात बताई थी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखा गया है कि व्हेन ए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट। जब एक करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है तो वह संविदा का रूप ले लेता है। ये बात मैंने पहले भी आपको कई बार बताई है, आज फिर दोहरा देता हूं कि एनफोर्स कैसे होता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति अभी स्वीकृति दे देता है और बदले में प्रतिफल मिलता है तो इट इज ए एग्रीमेंट। यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन इसके बाद दो बातें सामने आती हैं कि एनफोर्सेबल है एग्रीमेंट या नहीं है। अगर एनफोर्सेबल है तो संविदा में बदल जाएगा और अगर एनफोर्सेबल नहीं है वो तो संविदा में नहीं बदलेगा, वो एग्रीमेंट ही रहेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संविदा करार होते हैं, लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है, क्योंकि वे ही करार संविदा हो सकते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ से क्या तात्पर्य है? ध्यान रहे, मान लीजिए एक व्यक्ति यह कहता है कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, दूसरा व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे देता है और 1000 रुपए भी दे देता है, तो इट इज ए एग्रीमेंट, कंसीडरेशन भी हो गया।
इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों? क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ किसी भी एग्रीमेंट का होने के लिए कुछ आवश्यक एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए। कौन कौन से? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य विधिक होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, प्रतिफल भी विधिक होना चाहिए। और जब लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, लॉफुल कंसीडरेशन होगा और वह करार जो किया गया है उस करार को करने पर रोक नहीं लगी हो। 3 और चौथा आगे नॉट टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड मोरलिटी, लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध नहीं हो। ये 4 एलिमेंट्स जब किसी एग्रीमेंट में होते हैं तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। अब एक उदाहरण मैंने दिया सेल फोन का, जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है, कंसीडरेशन लॉफुल है, ऐसे एग्रीमेंट करने पर रोक नहीं लगी है और लोक नीति और नैतिकता के भी विरुद्ध नहीं है। चारों एलिमेंट्स इसमें हैं, यानी इट इज ए एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, क्लियर रहा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को एक प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी एक गन, जिसका लाइसेंस मेरे पास नहीं है, जो कहीं से चुराई हुई है या देसी कारखाने में बनाई हुई है, 20,000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? ए ने ऐसा प्रपोजल रखा और बी ने एक्सेप्टेंस दे दी और 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। 10,000 रुपए जब आप मुझे अपनी रिवाल्वर या बंदूक या जिस तरह की भी पिस्टल इत्यादि की बात है वो देंगे, तब मैं 10,000 रुपए आपको दे दूंगा। अब अगर ए बी को पिस्टल नहीं देता है और 10,000 रुपए भी नहीं लौटाता है, तो क्या बी किसी कोर्ट में जाकर या किसी थाने में जाकर ए के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है? नहीं। क्यों? अगर वो मामला दर्ज कराने जाता है तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि 2 नंबर की रिवाल्वर खरीद रहे थे, हाँ आ जाओ अंदर। उसको तो हम पकड़ ही लेंगे, साथ में तुम्हें भी पकड़ा जाएगा। तो ऐसे करार जो हम कर तो सकते हैं, करने पर कोई रोक नहीं है, कौन देख रहा है हमें, हम करार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें करने के बाद अगर उन दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने पार्ट परफॉर्मेंस नहीं किया, तो पार्ट परफॉर्मेंस कराने के लिए हम कोर्ट या थाने नहीं जा सकते। और जब थाने या कोर्ट नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कानून द्वारा उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। इसी को उल्टा समझ लें, अगर ए ने 10,000 रुपए ले लिए थे और रिवाल्वर बी को दे दी थी और 10,000 रुपए बी ने कहा था 4 दिन बाद दे दूंगा, अगर नहीं देता है तो क्या ए बी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है? नहीं। तो जब किसी करार का ऑब्जेक्ट, कंसीडरेशन, ये दोनों चीजें लॉफुल न हो और जब वो किसी विधि द्वारा रोक लगी हो, जैसा कि आप जानते हैं हथियारों, जितने भी हथियार हैं उनकी अवैध खरीद और फरोख्त पर रोक लगी है कानून द्वारा। इनके खिलाफ कानून बना हुआ है, आर्म्स एक्ट बना हुआ है, इंडियन पेनल कोड बना हुआ है और भी कई कानून बने हैं। और चौथा, लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध हो, और ये लोक नीति के विरुद्ध है। हथियार खरीदना अपराध नहीं है, लेकिन कब खरीदेंगे? जब सरकार आपको मंजूरी दे दे, आपको लाइसेंस इशू हो जाए, उसके बाद आप हथियार खरीदेंगे, अदरवाइज आप हथियार नहीं खरीद सकते। ठीक, ध्यान रहे। तो 18 और अबोव 18 होना चाहिए एक व्यक्ति को, या तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा। दूसरा, स्वस्थ चित्त, साउंड माइंड होना चाहिए। कैसे मानेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ चित्त या साउंड माइंड है? साउंड माइंड होने का तात्पर्य हमें तब पता चलता है जब एक व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए कार्यों की प्रकृति और उसके परिणामों से परिचित होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ चित्त है। यानी कि अगर एक व्यक्ति बॉल लेकर किसी दीवार पर मारता है और बॉल वापस आती है, वो ये जानता है, हम सब भी जानते हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस बॉल को दीवार की तरह किसी शीशे पर मारता है और शीशा फूट जाता है, और जब उससे पूछा जाए तो वो कहे कि मैंने तो ये सोचा था कि जिस तरह दीवार पर बॉल मारने से वापस आ जाती है, शीशे पर भी मारने से वापस आ जाएगी और शीशा नहीं फूटेगा। इसका मतलब है वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त का नहीं है, साउंड माइंड पर्सन नहीं है। उसे नहीं पता था कि मेरे द्वारा किए हुए कार्यों की प्रकृति क्या है और इसके परिणाम क्या निकलेंगे। तो स्वस्थ चित्त मस्तिष्क वाला व्यक्ति, साउंड माइंड पर्सन उसे कहेंगे जो अपने द्वारा किए हुए कार्यों की प्रकृति और परिणामों से परिचित हो। नॉट टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। 2 एलिमेंट्स हो गए। संविदा करने के लिए, करार करने के लिए 18 वर्ष या उससे ज्यादा का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तीसरा, उस पर अधिरोपित होने वाली किसी विधि द्वारा रोक नहीं लगी हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर रोक लगा दी गई है कि आप आने वाले भविष्य में करार या संविदा नहीं करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति करार नहीं कर सकता है। और अगर वह करार करता है तो उसके द्वारा करार किया हुआ करार शून्य माना जाएगा। तो ऐसी रोक से तात्पर्य, उदाहरण बता देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिजनेस या व्यापार में घाटा हो जाता है। कोई बिजनेस या व्यापार वह व्यक्ति करता है और उस बिजनेस या व्यापार में उसे घाटा हो जाता है। घाटा इतना ज्यादा है कि वो लोगों की देनगी देने में असमर्थ होता है। उसके पास इतना कैपिटल नहीं बचा है कि लोगों की उधारी पटा सके। तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति एक एप्लीकेशन फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और दिवालिया घोषित हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है कि साहब मेरे पास इतनी पर्याप्त राशि नहीं है कि मैं लोगों की नुकसान दे सकूं, उनकी धनराशि वापस कर सकूं। तो अतः श्रीमान जी मुझे दिवालिया घोषित कर दें। जिस समय या जब भी निकट भविष्य में मेरे पास धन या पैसा आएगा, मैं लोगों का पैसा लौटा दूंगा। कोई बात नहीं है। घाटा पड़ना और लाभ होना कभी कभी हमारी हाथ की कुशलता और कभी प्रकृति की देन होती है। अच्छे खासे व्यापार में कभी कभी प्रकृति ऐसा खिलवाड़ कर देती है कि घाटा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दिवालिया घोषित होना जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप दिवालिया घोषित हो गए तो आपको किसी भी कानून द्वारा ये अधिकार नहीं है कि अब आप किसी और व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो नुकसान होगा। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों पर विधि द्वारा रोक लगा दी जाती है कि आप अब किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई भी करार या संविदा नहीं करेंगे। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, सक्षम पक्षकार के लिए 3 आवश्यक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। उसे वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और किसी भी विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अतः विद्यार्थियों, मेरे वीडियो लेक्चर आगे भी अपलोड किए जाते रहेंगे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हुए आज का मेरा वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।